हाँ, जी हरीश जी, तो मेरे ख्याल से लाइव जी। हैं हम। या सभी को नमस्कार, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं धाद हरेला गांव चैप्टर में, और जिसमें हम टाइम टू टाइम जो हमारे गांव से या उत्तराखंड में जो लोग जुड़े हुए हैं अपने पैतृक प्लेसेस से, और वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है आशुतोष घिल्डियाल जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी और धन्यवाद। जी, मैं आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और जो उनका पैतृक गांव है वहाँ के बारे में कुछ बताएं। और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से, क्योंकि आज इसके द्वारा मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एक मोटिवेशन मिलने वाला है, स्पेशली वो लोग जो जिनको हम प्रवासी बोलते हैं, बाहर हैं, किसी रीजन से गए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। आशुतोष जी, रिक्वेस्ट है, आप अपने बारे में प्लीज बताइए। जी धन्यवाद हरीश जी, और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष घिल्डियाल है और मैं घिल्डियाल गांव गजवाड़ ब्लॉक जयरीखाल के अंतर्गत आता हूं। और मेरा जो मूल जो मेरा परमानेंट रेजिडेंस है वो रुड़की में रहा है बचपन से। तो बेसिकली मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ और एमबीए हूँ। साथ में दूसरी मेरी अन्य क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ मैं। और बेसिकली मैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर से हूँ, उसमें मार्केटिंग फील्ड से। और हम्म, इंडिया में मैंने 1998 से लेकर 2009 तक मैंने जॉब किया। और इंडिया में लास्ट मैं रीजनल मैनेजर था पंजाब हिमाचल जे-एंड-के का डीएचएल में। और उसके बाद फिर मैं इंडिया से बाहर चला गया था 2009 में। और 2009 से लेकर 2017 तक फिर मैंने अलग अलग देशों में मेरे को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें कि मिडिल ईस्ट में दुबई हो गया, आपका अफगानिस्तान हुआ। और फिर अफ्रीका में मेरा जिबूटी, इथोपिया, कीनिया, थोड़ा बहुत सोमालिया। और फिर लास्ट जो मेरा असाइनमेंट था वो था वेस्ट अफ्रीका, घाना में। और मैं एज अ जनरल मैनेजर एक जर्मनी की कंपनी में था मैं। तो वहां से फिर मैंने, मतलब ये था कि एक तरह से समझ लें आपकी नौकरी से एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। और ये था कि कहीं पर, कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये था कि जिंदगी भर नौकरी करते रहने, ठीक है वो एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर एक अंदर ये था कि कुछ कमी है जो कि हमें पूरी करनी चाहिए अपने जीवन काल में, और खासकर जो हम उत्तराखंडी हैं। तो जो मेरा अपना जो देखा था मैंने बाहर के देशों में, और जो अनुभव किया, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक बीज था पूरे पूरी जो सोच की प्रक्रिया का, थॉट प्रोसेस का। कि जो मूल भूमि होती है, जैसे मैं अफ्रीका में था मैं, तो वहां पर जो मूल निवासी हैं वो अपनी भूमि में काम करने के प्रति सक्रिय नहीं दिखे, जबकि उन्हीं देशों में जो यूरोपियंस थे वो उन्होंने सारा बिजनेस जो था वहां पे समझा, वहां की जो कृषि क्षमता थी उसको समझा। और अगर आप देखें तो वेस्ट अफ्रीका, घाना में जो है कोको, उनका जो कोको एक प्रोडक्ट होता है जो चॉकलेट्स में यूज होता है। तो घाना की चॉकलेट जो है हमें अच्छी नहीं हम्म। लगती, हमें कैडबरीज की चॉकलेट अच्छी लगती है। उसके पीछे कारण ये है कि बाहर के लोग जब किसी दूसरे देश की क्षमता को और उसकी काबिलियत को समझते हैं और उसको अपना ऑक्यूपेशन बनाते हैं, तो वो एक एक बड़ी विडंबना भी है और एक हमारे लिए एक लर्निंग भी हो जाती है। तो सारे यूरोपियंस जो हैं उन्होंने वहां घाना के बिजनेसेस में उन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम किया हुआ है, और उसमें उन्होंने मेहनत भी की है। जैसे अगर शिया बटर भी ले हम, जो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, तो वो सारा यूरोपियंस वहां से जो है उसको करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। तो इन सब चीजों से एक दिमाग में एक ये आया कि हमारी अपनी जमीन हमारे गांव में है, पहाड़ों में है, और हम जीवन का एक कुछ अंश तो हम जो है अपना दायित्व उसके प्रति भी निभाएं। तो वही सोच एक बहुत एक बीज के रूप में प्रबल होते होते फिर 2017 में मैंने इंडिया आने का सोचा। और एक साल फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करी।
जिससे कि मेरे को सहायता मिले अपने जो प्रयास हैं जो कि मैं अभी तक कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो थे अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया, जिसमें कि जैसे कि दीपक रावत जी हो गए जो उस वक्त हरिद्वार के जिलाधिकारी थे, और उनसे थोड़ा गाइडेंस वगैरह ली। तो फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ठीक है, आप अप्रवासी भारतीय हैं तो आप क्यों नहीं एरोमेटिक में काम करते, तो चलिए कहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये सोच के फिर लेमन ग्रास की प्लांटेशन शुरू कर दी 2020 से, और 2021 में फिर डिस्टिलेशन प्लांट लग गया और हमने जो है एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसका एक अपना अपना एक सफर है, अपनी जर्नी है, और उसका मैं थोड़ा सा इसी चर्चा के दौरान उल्लेख करूंगा मैं कि उसमें कुछ हमें जो योजनाएं जो बताई जाती हैं और जो हम समझते हैं, उसमें फिर कुछ धरातल में रियलिटीज जो होती हैं वो कई अलग टाइप की निकलती हैं, और उसके बाद फिर वो हम ही को ही संभालनी पड़ती हैं। तो हमें उसके भी जी, योग्य बनना चाहिए और बनना पड़ेगा। तो कई चैलेंजेस आए जब ऑयल एक्सट्रैक्शन शुरू किया और मार्केट के रियलिटीज देखी समझी। तो फिर ये था कि भाई नई परिस्थितियों में के अनुसार जो है अनुकूलन जरूरी है, जिसे अडेप्टेशन बोलते हैं। कि हमें जब है एक अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो भी एक एंटरप्रेन्योर का गुण होता है, कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेना। और अगर जो आपने उपक्रम या प्रोजेक्ट्स जो आपने हाथ में लिए हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की भी अड़चन या चुनौती आती है तो फिर देन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो वो एक जर्नी थी जो कि अभी तक चल रही है। और एरोमेटिक में फिर मैंने 2020 में फिर अपनी कंपनी खोली, जिसको कि अपने गांव के नाम पे गजवाड़ ऑर्गेनिक्स को शॉर्ट फॉर्म करके, और उसको गजवॉर प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया। जी। तो फिर उसके बैनर के अंतर्गत मैंने ब्रह्मकुशा नाम से जो है मैंने एरोमेटिक ट्रेडमार्क लिया, जिसमें कि सारे एरोमेटिक प्रोडक्ट्स मेरे आते हैं। और लेमन ग्रास और सिट्रोनेला है मेरा प्रोडक्ट। और उसका अपना एक्चुअली एक यात्रा है 2020 से लेकर अब तक की, कि अपने आसपास के 3-4 गांवों को जो है उसमें सम्मिलित करना, और 3 साल तक सबके लिए 100 मानव दिवस का जो सरकारी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिलता है, वो ऐसा समझ लें आप कि लगभग 3 गांव के हर घर को फुल 100 डेज का रोजगार जो था वो 3 साल तक उपलब्ध हुआ। जो कि अपने आप में चुनौती होते, सामान्यतः होता ये है कि गांव के लोगों को साल में मनरेगा में शायद 10-15 दिन का ही रोजगार मिलता है, और बाकी 100 में से उनके 80-90 दिन वेस्ट होते हैं। वो कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छा अवसर था कि 3 गांव के हर घर को जो था पूरे 100 मानव दिवस का जो था उसमें रोजगार मिला। और हम लोगों ने जो बंजर धरती थी जो हमारी गांव में, जहां पे कि मतलब जंगल उगाए थे, अकड़ा जो होता है लेंटिना वो उगाया था, तो हमने इस सरकारी योजना के अंतर्गत हमने सारे 3 गांव की जमीनों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सरकारी खर्चे में उसको कृषि योग्य बना दिया। लोग जो थे सिर्फ सड़कों का इस्तेमाल करते थे, खेतों में जाना छोड़ दिया था क्योंकि खतरा होता था सुरक्षा का जानवरों के प्रति। लेकिन फिर ये हो गया कि सफाई के कारण जो है वो क्षेत्रफल जो था वो सबके आने जाने के लिए सुगम हो गया। तो वो एक हमारा प्रयास था। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है हम जैसे लोगों को, या जितने भी लोग जो देख रहे हैं इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, कि हम शहर से हम लोग अर्बनाइज लोग होते हैं, जब गांव में आते हैं तो कई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप वहां पे आप कैंप हो जाएं तो तब फिर आपको पता चले। तो इसलिए थोड़ा पहले से जो चुनौतियां होती हैं उनका एक अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे गांव के केस में ये था कि पानी की कमी जो थी, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लें कि रेगिस्तान वाला हाल जो था वो था। पानी हमारे पहाड़ों में हर गांव में है, लेकिन वो वहां पर नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए। तो ये था कि भाई आसपास के दुर्गम क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई जल स्रोत हमारे यहाँ होता है पहाड़ों में, अगर आप लोग देखें तो। फिर मैंने पहले साल में मैंने सारे वहां पे क्षेत्र के अपने जो जल स्रोत थे उनका मैंने
विजिट किया दुर्गम जगहों में, मतलब 100-200 मीटर की गहराई में जाकर, और उस प्रकार उसको स्टडी करके फिर एक दिमाग में एक पिक्चर बन गई थी कि भाई सबसे पहले जो है गांव में पानी लाया जाए कुछ भी शुरू करने से पहले। तो उसके लिए फिर मतलब आप ऐसे समझ लें कि बिल्कुल अंधेरे में जो है वो एक अपना एक कागज में कुछ थ्योरेटिकल चीजें और अपना पुराना जो हुँ, पढ़ाई थी उसको थोड़ा सा जी। याद करके, जो कि बिल्कुल मिट चुकी थी। तो इस प्रकार से जो है लगभग ऐसा समझ लें आप कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक जल स्रोत था जो कि परित्यक्त हो चुका था, लोगों ने उसको पिछले 15-20 साल से इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उसको फिर वहां से बहुत ही उटपटांग सा शुरू में लगा कि काम किया जा रहा है, और वहां पर 1.5 हॉर्स पावर की मोटर लगा के और फिर अलग अलग पाइप्स के साइजेस और कॉम्बिनेशन करके उसको गांव के चोटी तक पहुंचाया पानी को सफलतापूर्वक। फिर वहां से ग्रेविटी से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया अपने घर में, ताकि 24 घंटे पानी रहे, जो कि आज तक भी जो है मेरे पास 24 घंटे पानी रहता है। और फिर आपातकालीन परिस्थिति में सारे गांव को भी सप्लाई पानी होता है वो। तो वो लोगों के घरों के आसपास मेन वेंटेज पॉइंट्स में जो है हमने पाइपलाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कभी जब इमरजेंसी होती है तो सारे गांव को पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें ये था कि पहली स्टेज में जो है 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी, फिर उसको आगे ले जाकर 2 हॉर्स पावर की मोटर और लगाई, आगे पानी इकट्ठा किया, फिर उसको ऊपर भेजा पहाड़ में, फिर वहां से आधे हॉर्स पावर की मोटर से उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस प्रकार से हमारे गांव में पिछले 3 साल में एक बहुत ही स्थिर और एक स्टेबल पानी की व्यवस्था जो है वो कायम हो गई। और लोगों ने जो है, सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी कि लोग बोलते थे कि घर में अगर हम अपना पुराना घर नया भी करेंगे तो पानी नहीं है। तो उनको फिर ये आश्वासन दिया गया मेरी तरफ से कि आप लोग आओ और आपको पानी की गारंटी है। तो किसी भी समय जो है हमारे पास गांव में 50,000 लीटर एक्स्ट्रा पानी हमेशा स्पेयर रहता है, अलग अलग स्टोरेजेस में। तो इस प्रकार से हमारे गांव में लगभग सारे घरों में रिवर्स पलायन जो है वो होने लग गया और लोगों ने अपने घर नए कर दिए। तो ये हमारे गांव में टोटल मिला के अभी शायद एक घर बचा होगा जो कि अभी योजना बना रहे हैं वापस आने की और घर को उसको रेनोवेट करने की। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो है रिवर्स पलायन के चिन्ह स्पष्टतः देखे जा सकते हैं अगर किसी को मौका लगे आने का। तो ये यात्रा का एक पड़ाव था जिसमें कि पानी की व्यवस्था जो थी वो एक सुचारू और एक भरोसेमंद व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि आज तक जो है वो बिल्कुल एक स्थिर तरीके से जो है कायम है। और फिर ऐसे करते करते जो था, फिर हल्दी अदरक की खेती शुरू कर दी। अब जो खेत थे हमारे पास बचे हुए, उनमें जो है उनको यूज करना शुरू कर दिया। प्लांटेशन जो है कागजी नींबू की लगभग 200 प्लांट्स जो थे वो लगा दिए गए। और पिछले साल जो था प्रधानमंत्री की जो पीएमएफएमई स्कीम है, जिसमें कि प्रधानमंत्री फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसका फिर विभाग से मेरे को बल मिला कि भाई गिरिराज जी इसको भी करें आप। तो जुलाई पिछले साल 2024 में जो थी यूनिट बन के तैयार हो गई थी, और हमने पहला जो था अपने गांव के जो हमारे रिसोर्सेज है प्राकृतिक, जिनमें कि आम आम हो जाता है, कटहल हो गया, हमारे अपनी हल्दी हो गई। आम जो होते थे वो हमारे पहाड़ी आम होते थे, और मतलब कि हम हर साल क्विंटलों के हिसाब से उनको फेंकते थे, क्योंकि इतने गिरते थे कि सारे गांव में जो थी उसकी हुँ, गंध फैल जाती थी। तो दिमाग में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है हम उनको पे उनको कैपिटलाइज करें हम। तो इस प्रकार से जो है पहाड़ी अचार उत्पादन हमने शुरू कर दिया, और उसका नाम रखा हमने घराट, जो ट्रेडमार्क है फूड फूड आइटम्स का। घराट जो है वो जो अगर आप देखें तो वाटर मिल जिसे पहाड़ों में बोलते हैं ना, पंचक्की जी, जी, जी। होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक उसको लेकर, क्योंकि वो एक एक दुर्लभ और एक बहुत ही, जिसे बोले आपकी कामयाब प्रणाली हुआ करती थी हमारे लिए, रोजगार के लिए भी। पॉल्यूशन फ्री होता था, बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था, और पानी के जरिए हम उसमें आटा वगैरह पीसते थे। तो एक उससे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि वो विलुप्त होती जा रही है तो क्यों नहीं उसको इस प्रकार से ट्रेडमार्क से जीवित किया जाए।
तो जुलाई पिछले साल से फिर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो गांव के आम का अचार, कटहल का अचार, फिर अभी रिसेंटली आंवला जो था गांव का, उसको भी हमने पहाड़ी आंवला का अचार करके रेडी कर दिया। फिर अब मिक्स पे हम काम कर रहे हैं और हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया था। उसकी रिस्पांस अच्छी आ रही है। तो होता क्या है कि हम लोग कोई उद्यम तो हम लगा देते हैं गांव में, लेकिन उसके मार्केटिंग वगैरह पे जो है हम लोग नहीं करते, उसको प्रोडक्शन पे आके फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा जी, ये जितने भी जो उद्यमी हैं उनको ये करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे आप ये योजना बना रहे हैं तो अपने मार्केटिंग जो रोड मैप है उसको एक क्लियर रखें कि आपने क्या करना है। तो इस प्रकार जो मतलब अनुमानतः जो है हम लोगों ने अभी जुलाई से लेके अब तक जो है 6 लाख रुपए तक की सेल कर दी है। और बहुत अच्छा। आ, हाँ जी, तो और साथ में ये अभी टारगेट फरवरी में हम लोग अ, इस साल मतलब 2025 में हम लोग प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने की योजना बना रहे हैं कि अब आम जो जितना आम हमने पहले किया था उससे कम से कम 5 गुना, और हर चीज को हम वॉल्यूम्स को मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रकार आशुतोष से जी, अभी जी। जी, जी, बहुत अच्छा। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, और आई एम श्योर कि जो लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बहुत से हैं जो बाहर हैं, या अभी हम उत्तराखंड में भी हैं, टैलेंट है, जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, उनके मन में तो मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें उनको आंसर्स मिल रहे होंगे, और आपकी परमिशन के साथ अगर आपको कभी वो अप्रोच करें तो मुझे लगता है आपकी मदद भी उनको मिल सकती है। तो मैं जरूर जरूर। जी, जितना आपने बताया मैं थोड़ा-सा वापस मतलब वापस जाना चाहूँगा। आपके माइंड में जो समझ में आया, आपने यस लॉजिस्टिक्स की वन ऑफ द टॉप कंपनी है डीएचएल इंडिया में, फिर एशिया, अफ्रीका में जगह-जगह आपने काम किया, और अफ्रीका भी अपने आप में एक टफ टेरेन है, डिफरेंट टाइप की वहाँ कंडीशंस है, टफ कंडीशंस है। आपके माइंड में ये कब ट्रिगर किया कि नहीं, मुझे वापस जाके अपने गाँव में जाके कुछ करना है, या वो कहाँ से ट्रिगर किया? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। जी, एक्चुअली क्या था कि मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे हिमाचल प्रदेश सरकार में। और उनको गांव से बहुत ज्यादा लगाव था, और जब रिटायर हुए तो वो मतलब वो बहाना ढूंढते थे गांव में जाने का। उनका पुराना जो फ्रेंड सर्कल होता था, और मैं कॉलेज स्कूल टाइम में बहुत क्लोजली उनको ऑब्जर्व करता था। मैं तो एक इसमें श्रेय जो होता है माता पिता को भी जाता है कि अगर वो बच्चों को गांव से जो है वो अनुभूति कराएं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो दुखद बात यह है कि 2008 में पिताजी का कैंसर से स्वर्गवास हो गया था। वो और वो चीज जो थी वो मेरे ख्याल से एक, जैसे मैंने बोला, एक बीज के रूप में जो थी दिमाग में रह गई थी कि जो व्यक्ति जिसको गांव से इतना प्यार था वो उसके बाद फिर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही एक इकलौता बेटा रहा। तो उस चीज ने फिर धीरे धीरे, जब मैं उसके बाद विदेश गया, मैं आपने देखा और रिलेट किया चीजों को, तो दिमाग में धीरे धीरे जो था वो अंकुरित होने लग गया, एक एक बड़े वृक्ष के रूप में वो हो गया। और फिर इस प्रकार से जो है वो कब मैंने यहाँ पे गांव में लैंड कर दिया, वो एक बहुत ही एक विकास क्रम वाली एक प्रक्रिया रही वो। तो मेरे ख्याल से जो है वो घटनाक्रम जो थे वो उनका योगदान रहा है, और वो अचानक से नहीं हुआ। जी, तो बेसिकली जो जैसा आपने बोला, पेरेंट्स का भी योगदान है, या फैमिली का ऐसा एटमॉस्फेयर था, उनको गाँव से लगाव था, घर में बातें होती थी, वो लोग जाते थे, तो वो कहीं न कहीं माइंड में था, दिल में था, और बाद में कुछ ऐसी घटनाएँ वो ट्रिगर कर गया। ट्रिगर कर गया जी। हाँ जी। और तो आपने इसमें जो मेरा प्रोजेक्ट संदेश जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ आप बोलिए। जी। मेरा संदेश सबके लिए ये है कि अपने बच्चों को जो है वो अपने जो हमारा जड़ें हैं उनसे संपर्क जरूर रखें। मेरा बेटे का मुंडन जो था वो हमने गांव में किया, एक बहुत बड़ा आयोजन था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा बेटा जो है आज जिद करता है कि मेरे को गांव में ही भर्ती कर दो स्कूल में। बहुत तो बड़ी बात। हाँ, हाँ, तो ये चीज जो होती है ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि कई बार ये होता है कि हम लोग जो लोग अपनी जड़ों से शर्मिंदा होते हैं वो एक एक डिनायल मोड में जाते हैं कि नहीं, हमारा गांव से कोई लेना देना नहीं है, हमने नहीं जाना है। तो हुँ, एक थोड़ा सा मेरा संदेश सबके लिए ये है कि
कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र जो है वो तभी उन्नति कर सकता है जब हम अपनी जड़ों के प्रति आदर सम्मान रखें और उसका हम फक्र महसूस करें। जी। जी। अ, और आपने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपने बोला वापस आने के बाद स्टडी की, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वही एक मेन फ़ोकस था, जी, इसीलिए जी, उसको किया। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। जी। और उसका आपको एडवांटेज भी मिला, आपने जो रिसोर्सेज़ को उसका प्रॉपर्ली एडवांटेज, यूज़ हाँ जी, करने के हाँ, लिए। बिल्कुल, हाँ जी। जी। और मुझे लग रहा है एक तो आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि अ, बहुत बार हम इमोशंस में होके जाके स्टार्ट कर देते हैं कि पहले स्टडी कीजिए, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक स्वॉट एनालिसिस उन सब के बेस पे आप आगे बढ़िए, तो थोड़ा-सा और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाद में सेटबैक्स कम हो। हाँ जी, आवेश में आके ना करें, इमोशनल जैसे होता है। थोड़ा इसमें रियलिस्टिक होना ज़रूरी है कि एक ये एक सिद्धांत बना लें कि अपनी जितनी भी आपकी जो सेविंग है या आपका जो कैपिटल है, उसका एक एक सर्टेन प्रतिशत ही उसको पहले जो है आप इन्वेस्टमेंट में लगाएँ। आपकी जितनी भी सेविंग है, मेरा सलाह ये है कि उसका 10% 20% एक आप अपना निर्धारित कर लें। क्योंकि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर का जो गुण होता है, उसमें सबसे बड़ा गुण होता है रिस्क के प्रति सहनशीलता। वो हर एक की अलग-अलग होती है। कोई जो होता है वो एक एक सीमा के बाद टूट जाता है, कोई उससे दुगनी सीमा के बाद टूटता है, जी, कोई 4 गुना। तो हर एक का रिस्क टॉलरेंस जो है आपको अपना बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि खतरे के प्रति जो है मेरी सहनशीलता कितनी है। और जी, उसमें रिसर्च वर्क करें आप, चुनौतियों को पहले आप स्टडी करें, उन चुनौतियों को आप कैसे जो है आप ओवरकम करेंगे और उसके बाद फिर आप पहाड़ में जो है किसी भी उपक्रम में प्रवेश करने का कर सकते हैं। और कभी भविष्य में जी, अगर कभी कोई ऐसी आशंका वगैरह हो तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। जी, जी। जी। और जो आपने बोला 3-4 गाँव के लोगों को जैसे मनरेगा 100 डेज़ का जो गवर्नमेंट का कॉर्पस है, वो 100% यूज़ हुआ। तो मुझे लग रहा 100%। है ये भी बहुत बड़ी बात है जिससे कि जी। पूरा अनयूटिलाइज हो कई बार रह जाता है या बोलना चाहिए नहीं कई बार मे बी मिसयूज भी हो जाए तो उसको बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज हुआ काम भी हुआ डेवलपमेंट में भी लोग इन्वॉल्व भी हुए। जी। जी। तो अभी आपके साथ कितने गांव जुड़े हुए हैं और कितने उनमें नंबर्स हैं अभी या घर कितने घर हैं? इसमें जो है ग्राम सभा का सिद्धांत होता है, क्योंकि ग्राम सभा के अंतर्गत होता है। तो हमारी ग्राम सभा में हमारा गांव आता है, घिल्डियाल गांव, एक दूसरा गांव जो गजवाड़ आता है, अखरेणा आता है, फिर कई जो तोक हैं वो भी आते हैं। तो इसमें जो है आप ऐसा समझ लें कि लगभग जो बेनिफिशियरीज हैं वो लगभग 200-250 के करीब हैं। अच्छा। हाँ जी। और जी। उसमें ये होता है कि हमारी तरफ से ये भी प्रयास होता है कि रिवर्स पलायन की तरफ गांव में उद्यम लगाने के लिए जो है या अपना गांव में कोई छोटा मोटा उपक्रम करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। और इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। जी। तो जो 4-5 गांव में जैसे आपने बोला 200 लोग अ, ये तो पक्का ही है कि काफी जो खेत पहले बंजर थे वो दोबारा आबाद हुए हैं। तो इसका कुछ एक मतलब हाँ नंबर्स जी। या फिगर इसका कितना हो गया अभी होगा? तक, हाँ जी, अभी जी, तक जो है हमने 18 हेक्टेयर का क्षेत्रफल, जिसको कि आप 1 हेक्टेयर में 50 नाली होता है, तो लगभग 900 नाली का क्षेत्रफल जो है हम लोगों ने क्लीन कर दिया था। और उसमें लेमन ग्रास लगा दी थी और कुछ क्षेत्र हमने छोड़ दिया था जो घरों के नजदीक था। तो उद्देश्य उसमें यह था कि जो लोगों, जिन जगहों में लोग आगे आने वाले 10 सालों में भी जो है संभावना नहीं देखते हैं अपने खेतों में, जो दुर्गम क्षेत्र में है, हमने उनको सक्रिय किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही प्रेरणादायक है आशुतोष जी। और इसी बीच एक कमेंट आए हैं जो सुरेंद्र रावत जी हैं, जो हरेला गांव के सह संयोजक भी हैं और एनसीआर में इसको पुश करने में अपने एफर्ट डालते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है हम सभी के दिल में कहीं ना कहीं है कि हम भी अपने पहाड़ में जाएं। आशुतोष जी की बातें सुनकर इसकी और बल मिलता है। जरूर ऐसे ही चीजों से लर्निंग होती है और मोटिवेशन होता है और यही उद्देश्य भी है हमारे इन सब प्रोग्राम्स का। और आशुतोष जी भी हमारे
टाइम टू टाइम अगर हम उनसे कुछ इनपुट लेंगे तो जरूर ऐसे लोगों को वो उनका हम वैल्यूएबल गाइडेंस ले सकते हैं। आशुतोष जी ने पहले ये बोला ही है। तो आशुतोष जी आपकी बातें। पानी की जी। समस्या, पानी के, हाँ जी अगर जी। जी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, और अगर आप मेरे को बता देते हैं कि कहाँ पर पानी है, तो यकीन मानिए, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो उस पानी को मैं पहुंचा सकता हूं, मैं सही जगह पर। क्योंकि इतना ज्यादा जो है इस विषय में हम लोगों ने माथापच्ची करी है कि अब हर पानी की हर समस्या का हमें पता है कि किस प्रकार की मोटर, किस प्रकार के पाइप, और क्या 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 करके जो है पानी पहुंचाया जा सकता है। जितना दुर्गम हमारा था, उतना मेरे ख्याल से शायद आप लोगों का नहीं होगा। लेकिन ये जी। है कि कभी कुछ लगे आपको मुश्किल काम, तो उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। और बल्कि रिमोटली भी, मैं अगर आप मेरे को अपनी पानी के स्रोत की जीपीएस लोकेशन भेजेंगे, तो मैं उससे पता कर सकता हूँ मैं कि भाई पानी कहाँ पर है, कहाँ पहुंचाना है, और उसी आधार पे मैं आपको बहुत सारी टेक्निकल जो है मैं जानकारियां दे सकता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात आशुतोष जी। जैसा आपने भी पहले बोला और सभी चर्चाओं में ये बात आती है, पानी तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए यहाँ पहाड़ों में। तो जी इस नॉलेज का तो काफी लोग एडवांटेज लेना चाहेंगे और आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। शायद उनमें से मैं भी एक हूँ कि जरूरत पड़ेगी तो जरूर। आपकी मदद लेंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आशुतोष जी पानी की जैसे बात चल रही है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स और उनका भी एडवांटेज लिया गया, उनको यूज किया गया, जो आपने इतना बड़ा जो ये रिमोट एरिया से पानी लाए, पाइपलाइन लाई, वो भी होपफुली यूज किया गया होगा। नहीं, इसमें सर एक्चुअली ये सारा का सारा जो क्रम था, ये अब सारा मेरे अपने ही सेविंग्स से और अपने। ओ। क्योंकि आशुतोष जी दूर पहाड़ों से बैठ के ये लाइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो रिकनेक्ट होंगे। इन बिटवीन शुभम जी, आप आशुतोष जी के जो सेटअप है वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हम सबको दिखा सकते हैं, जो हम देखें कि किस टाइप का उन्होंने सेटअप किया हुआ है गांव के फोटोज। शुभम जी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये चाय है, कुछ लिक्विड्स हैं, एरोमेटिक्स हैं, और उनने अच्छी ब्रांडिंग भी करी। हम देखें तो पहाड़ों से आपकी प्याली तक कुछ ग्रीन टी और ऑर्गेनिक टी उन्होंने डेवलप किए विद अच्छी ब्रांडिंग। और अगर हम देखें तो खेतों में काम हो रहा है, उन खेतों को आबाद करने की पूरी कोशिश चल रही है। और ये बहुत ही अच्छा एक जो पिक्चर मैसेज देता है कि पूरा सोसाइटी है, गांव का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ कुछ नहीं हो रहा उनको क्लीन करके काम करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो जरूर इन सबको देख के हम लोग भी कुछ, और बाकी जो हमारे भाई बहन है या हरेला जो गांव को हरे भरा करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा। और ये गज वॉक जो उन्होंने बोला, जो अपना ब्रांड डेवलप किया है, उसकी कुछ पिक्चर्स थी। सोम जी कुछ वीडियोस भी दिखा सकते हैं आशुतोष जी की, वैसे वो रिकनेक्ट हो गए हैं। आशुतोष जी जब आप डिस्कनेक्ट हुए थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम समझ जी सकते हैं। तो इन बिटवीन हमने आपके कुछ जो ब्रांडेड और अपने आपके प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाए, जिससे कि पता लगे कि क्या क्या हुआ है, और हम देखते रहे। ओके। सोम जी इन बिटवीन जो एक दो वीडियोस हैं जो प्रोसेसिंग की, प्लीज वो भी दिखाइए, जिससे कि व्यूअर्स, ऑडियंस और सब देखें कि किस टाइप का सेटअप किया गया है, और जो उन्होंने मेहनत की है उसका रिजल्ट जो शुरू हुआ है आना, और कितने क्वालिटी के तरीके से वो काम कर रहे हैं। शुभम जी। आशु जी आप बता सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, शायद व्यूवर्स को अच्छा समझ में आएगा। जी, ये अभी बिल्कुल जो ताजे, जो हमारे गांव के जो आंवला होता है, छोटा सा दाना जो होता है, ये उसके अचार की डिमांड है एक्चुअली। जिन लोगों को पता है कि पहाड़ का आंवला जो होता है बहुत गुणकारी होता है, तो जो मेरे बायर्स थे उनकी तरफ से डिमांड थी कि गिरदयाल जी आंवले का अचार लाओ। तो फिर उसमें ये था कि हमारे गांव के जो भाई हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिला ये। और जी। हम लोग अपना हैंडमेड पिकल जो होता है, उसका एक
एक बैच के उत्पादन का हम लोग उसका वीडियो है फैसिलिटी ये। है यहाँ पे। जी। बिल्कुल साफ़ सफाई हम लोग मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। और ये जो है हमारे पैक्ड स्टॉक है, अभी इसमें लेबलिंग बची है। और ये है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये अभी सेमी फिनिश्ड है, ये आज का ताज़ा बना हुआ है। और हम ये जुलाई का अपने है ही एक्चुअली, पिछले साल मसाले जो हमने पहला बैच आम का, गाँव के आम का। खड़े मसाले पीस कर, लाल मिर्च है, मेथी हो गई, सौंफ हो गई, ये सब पीस कर खुद ये जब छोटा स्टॉक, छोटा वहाँ बैच बनाते हैं तो तब हम ये ग्राइंडर यूज़ करते हैं। और इसमें जो है हम हल्दी वगैरह पीसते हैं अपनी, जब ज़्यादा स्टॉक होता है, ज़्यादा बैच बनाना है तो हाई क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा आशुतोष जी, देख देख के ही लग रहा है कि वो कितना नीट एंड क्लीन है। बहुत अच्छा आशुतोष जी। और इसी क्रम में इसको देख के आप देख रहे होंगे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे अभी कुकरेती जी के हैं जो दाहत के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं हरेला वन और बाकी सब चीजों में। और ये देवेंद्र नेगी जी हैं जो हरेला गांव के सचिव या सह संयोजक, और आप कह सकते हैं वन ऑफ द पिलर हैं गांव के किसानों के साथ, जो बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को या आइटम्स को इधर उधर भेजने में। बहुत ही सुंदर, सराहनीय, प्रेरणादायी प्रयास बड़े भाई श्रीमान आशुतोष घिल्डियाल जी के। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत दूरदृष्टि से आज पहाड़ को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आपके इन भागीरथी प्रयासों से जरूर पहाड़ में नई ऊर्जा का संचार होगा। बिल्कुल, मैं देवेंद्र नेगी जी और जी देव भाई से सहमत हूँ, क्योंकि इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। सबसे पहले तो जो एक गैप है, और मे भी कई बार शायद ये भी देखने को मिलता है पहाड़ और जैसा आपने बोला अर्बनाइजेशन, तो एक गैप भी लगता है वो भी फुलफिल होगा, क्योंकि आपने एक मैसेज दिया, नहीं हम भी चाहते हैं, ठीक है, किसी रीजन से बाहर हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, आप जो इतना मतलब जो नॉलेज गेन किया है उसको बहुत प्योरली उनके साथ कनेक्ट करके यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए 4-5 गांवों का मिलना, इतने लोगों को रोजगार, और हम तो यही बोलेंगे कल उनमें से भी कुछ और लोग और आगे जाके स्टार्टअप्स करें, चीजें करें, खेतों को आबाद करने के साथ साथ। तो बहुत ही अच्छा जी लगा उस्तोष जी देखिए, ये पिक्चर्स वीडियोस देख के। जी एक्चुअली क्या होता है कि जो जितने भी जो इस मंच में उपस्थित हैं और जो लोग भी कुछ इस प्रकार की कामना करते हैं कि अपने गांव में इस प्रकार का कुछ कोई प्रयास करें, तो देखें इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि अ, हमारा जो हम पहाड़ का जो मूल निवासी है, जो मूल समाज है, वो बहुत ज्यादा एक तरह से हताश है, दिशाहीन है, क्योंकि कोई उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो है अभी तक उनको नहीं मिला। ठीक है, तो जी। ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि हमारे लिए असफल होने का जो है कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यदि आप बाहर से आकर असफल हो गए तो समझ लें कि अगले 50 साल तक फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा गांव में कि वो भी आया था, उस वो भी नहीं कर पाया तो हम क्या कर पाएंगे। बिल्कुल तो सही कह इसलिए रहे जो, हाँ जी, बहुत ज्यादा एक मंथन करके, रिसर्च करके, और एक वैचारिक प्रक्रिया को आप पहले प्रबल बना के और तब फिर किसी उद्यम में प्रवेश करें, और उसमें असफल होने का फिर कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा
एक नकारात्मक संदेश क्षेत्र में जाता है, जो कि हमसे उदाहरण लेते हैं। देखिए, जी। हमारे पूर्वजों से उदाहरण लेकर पलायन गाँव में शुरू हुआ कि वो भी चले गए, वो भी चले गए। फिर हुँ। जब हम वापस आने लग गए तो वो प्रेरणा ले रहे हैं कि देखो वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो जी। इस चीज़ को जो है हम सब कायम रखें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशु जी। यही होता है, मतलब फ़ॉलो करते हैं। जो पलायन हुआ या फ़ौज में गए तो जिस स्टेट से जिस जो लोग जिधर गए बिल्कुल। वो ट्रेंड बन जाता है। अगर केरला से हुँ, लोग मेडिकल में गए तो उधर जाने लग गए। तो बात जी। सही है, अगर हम रिवर्स पलायन या रिवर्स पलायन में नहीं वहाँ जाके वापस करें तो बहुत केयरफुली करना होगा कि अपना तो है, साथ में और लोग उससे डीमोटिवेट ना हो जाएँ, गलत मैसेज ना चले जाएँ। हाँ जी, बहुत सही हाँ कह जी। रहे हैं आप। इन बिटवीन एक मैसेज आया था खुशी जोशी के नाम से, जो शेखर जोशी जी हैं। वो भी इन चीज़ों को बढ़ाते हुए एनसीआर में या गाज़ियाबाद में कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ों के उत्पादों को यहाँ बेचने की कोशिश करें। सबके अपने-अपने रोल हैं और हर कोई अपने एंगल से प्रयास कर रहा है। तो उनका भी एफर्ट है, वो लगातार इस बारे में सोच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी अच्छी सफलता मिले, क्योंकि जैसे ही मार्केट बनेगा, बिकेगा तो ज़रूर, चाहे वो गजवर्ग हो, आपके प्रोडक्ट्स हों या और भी जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ और बिकें, यही हम उम्मीद करते हैं और विश करते हैं। इन सब जी। के साथ आशु जी, अगर हम अ, जो जैसे आपने बोला हल्दी बोला, अदरक बोला, ऐसे कितने, मतलब क्रॉप्स बोलें या फ्रूट्स बोलें, जो ऑलरेडी हो रहे हैं या आपने जो करवाए हैं और कितने नंबर्स हैं उनके? उसके बारे में आप देखिए, बताएँगे तो अभी अच्छा लगेगा। अभी जो रिसेंटली जो है, मैंने अपनी अपनी ही हल्दी जो है उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, जो पिछले 2 साल से खेतों में थी। और उस हल्दी को ही निकाल कर जो है हम लोग को ये कर रहे हैं, अपने अचार में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी सलाह ये है कि एक्चुअली वो एक एक शिक्षा मिली कि अगर हम सिर्फ रॉ मटेरियल को, आप हल्दी निकाल के और हल्दी को ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फिर भाव वगैरह जो है वो अच्छे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी को ही आप प्रोसेस कर देते हैं या पैकेट बना देते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं या अपने अचार में मिलाकर, तो आप उसका एक वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तब आपको उसमें मुनाफा होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वर्तमान में मेरा लेमन ग्रास का काम है, सिट्रोनेला अभी थोड़ा है, और बाकी जितने भी जो हमारे मौसमी फल हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं अचार बनाने के लिए। और फरवरी इस महीने से हम लोग उसमें अपने जो पहाड़ का लूण होता है, पिसियू लूण, उसमें भी हम जी। लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और साथ में एरोमेटिक जो है खुशबू में, उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन लाने का हम लोग ब्लेंडिंग का, कि लेमन ग्रास के साथ जो दूसरे तेल होते हैं, यूकलिप्टस ऑयल वगैरह, उसके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे एक एरोमा किट होता है और एक डिफ्यूजर पॉट होता है चीनी मिट्टी का, जिसमें कि नीचे कैंडल लगती है और ऊपर ऑयल की ड्रॉप्स डलती हैं। तो एक तो वो ऑल आउट का मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। तो वो प्रोडक्ट जो है आप ऑल आउट को रिप्लेस करके एक हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर सकते हैं। वो एक हमारा एक उत्पाद हो गया वो। ठीक है, तो हमने कच्चा जो था लेमन ग्रास ऑयल, वो मार्केट में उसका रेट जो है वो वैसा नहीं था जितना कि उसमें जो है मेहनत लगती है, मजदूरी लगती है। तो उसको हमने अपग्रेड कर दिया, एक एरोमा किट बनाकर, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाकर। तो अभी अक्टूबर में, जब अभी पिछले साल दिवाली से पहले देहरादून में सरस मेला लगा था, तो उसको हमारी बहुत अच्छी रिस्पांस हमको मार्केट से मिली और वो प्रोडक्ट बहुत पसंद किया गया। तो थोड़ा, क्योंकि अब ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेमन ग्रास तो शुरू कर दिया था, लेकिन धरातल की जो कुछ सच्चाइयां सामने आने लग गई, तो पता चला कि भाई ये तो नहीं चलेगा काम ऐसे, कच्चा माल बेच के तो क्या किया जाए। फिर और उसमें जो था निवेश करना पड़ा, कि चलो इसको जो है अब एक इसमें एक्सेसरीज ऐड करते हैं और इसको एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तो क्रिएटिव होना पड़ेगा, सृजनात्मक होना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, ये हमारी, जैसे आपने सवाल किया मुझसे कि क्या क्या हमारे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट रेंज हैं, तो अब वो हमारा, और अगले महीने से हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती का भी शुरू कर रहे हैं। और उद्देश्य उसके पीछे यही है कि जो गांव में महिलाएं हैं, जिनमें की इच्छा है कि भाई उनकी भी
जो वार्षिक आय का कोई साधन बने, तो वो क्यों ना उसको ऐसे कर दिया जाए। तो एक छोटे स्तर से शुरू करें आप। और अगर आप 10,000 से भी आप अचार का काम शुरू कर सकते हैं, और धूप बत्ती अगरबत्ती का भी आप 10,000 से काम शुरू कर सकते हैं, और डाइवर्सिफाई करें आप। तो हम लोग भी बहुत छोटे स्तर पे अभी, मैं ये नहीं बोल, मेरे को ऐसा भी नहीं एहसास होता है कि मतलब कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। लेकिन ये है कि हाँ, एक चरण दर चरण जो है, छोटे छोटे कदम उठाकर हम एक केयरफुली जो है हम लोग अपना उद्यम को स्थापित कर सकते हैं, और सतर्कता से। तो जी मेरे गिल्डिया। ख्याल से मुझे यही कहना। इन बिटवीन आशुतोष जी कुछ और भी कमेंट्स आए थे, जैसे अभी लेटेस्ट में भगवती प्रसाद पांडे जी का है, जो अपने आप में एक बहुत मेहनती किसान हैं, और फोर्स के बाद वो अपने गांव में वापस आके लगे हुए हैं और बहुत सारी चीजें वो उगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हम जरूर उनके और सफलता की हम मतलब विश करते हैं, प्रेरणा करते हैं। इससे पहले गणेश उनियाल जी का कमेंट आया था कि आपका स्वागत है। और गणेश उनियाल जी जो कोना कक्षा का धात का एक और कार्यक्रम है, उसको बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से और डिफरेंट लेवल तक ले गए, जिससे कि बच्चों का भविष्य और हो, उनको किताबों की तरफ उनका रुझान बने। और इसी साथ में धर्म सिंह जी का मैसेज है, जो जो हम जब हम पहाड़ की बात करने की बात करदा आ सचे कि थोड़ा बहुत बोली भाषा तभी जगह मिल ली। जी जरूर मिल रही धर्म सिंह जी, हम भी सीखना चाहो और जल्दी कोशिश करना चाहिए कि और भी सीख जाला आप सब आशीर्वाद से। और गणेश उनियाल जी का भी मैसेज दोबारा है कि सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल हम सभी को ये लगता है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स एक मतलब स्टेपिंग स्टोन है, जो हम एक लंबी जर्नी की तरफ सब जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, आप जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक जी, एक वो मैसेज धात के एक्चुअली ऊपर भी आया था। जी एक मैसेज धर्म से। धात का भी आया था। सॉरी, प्लीज जी, प्लीज, हाँ आसफा जी, हाँ जी, हाँ आप जी, बोलिए। आप कीजिए, कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, मतलब इन बिटवीन एक धात के लिए भी मैसेज आया था। बिल्कुल, ये जो धात लगाने का काम लास्ट 3-4 दशकों से चल रहा है, जो धर्म सिंह जी का इमेज था धात की पहल सराहनीय है। हम भी ये मानते हैं, कुछ सालों से हम भी जुड़े हैं, लाइक हरेला गांव की टीम बोलिए। तो ये काफी सालों का, दशकों का जो बहुत लोगों ने एफर्ट किया है, उसी का एक आउटकम है कि विश्वास है। बहुत से लोग स्वेच्छा से जुड़े हैं, वॉलंटरी जुड़े हैं और छोटे छोटे एफर्ट कर रहे हैं। तो हम उन सबको, जिन्होंने ये धात लगाने का काम स्टार्ट किया, जो इसके पिलर्स थे, उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसी नींव रखी, और हम सब जिम्मेदारी से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। और अब धीरे धीरे बड़ी धात बने आजकल की टेक्नोलॉजी के युग में और सपोर्ट से। जी आशुतोष जी, प्लीज आप कुछ बोल रहे थे। जी, सबसे पहले तो जो कमेंट्स मैंने पढ़ी हैं, मैं उससे तो मेरा बहुत ही ज्यादा आत्मबल बढ़ा है, और आपका बस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धात का तो निसंदेह जो है बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उन्होंने एक ऐसा मंच उत्पन्न किया है। धर्म जी की कमेंट जो मैंने देखी, तो वो फिर मेरे को वो याद आ गया कि जब हम अपने पहाड़ में जो है आते हैं, बसते हैं, कोई उपक्रम शुरू करते हैं, तो एक 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 सांस्कृतिक और सामाजिक जो दायित्व है वो स्वतः ही हमारे ऊपर आ जाता है। तो उसी का ही मेरे को फिर वो एक ये भी उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि 2022 में हमने गांव के सारे भाइयों ने मिलकर ये योजना बनाई कि क्यों ना 4 दिवसीय ग्रामोत्सव मनाया जाए। तो हमारे गांव में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, जो कि आपके यूपी के गोरखपुर के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वहां पे गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करी थी और वहां पे उनके चरणों के निशान है। तो वो क्षेत्र में जो है वो उसकी बहुत मान्यता है। तो जी मई के महीने में जो होता है हमारा कौथिग लगता है, तो हमने उसको 4 दिवसीय ग्रामोत्सव बनाने का संकल्प लिया। और उसमें मूल जो हमारा जो एक प्रारूप था, ये था कि जो बुआएं या बहनें जो कि गांव से गांव के बाहर हैं, विवाहित, या जो कि जिनकी की माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो अब उनके लिए गांव में वापस आने का कोई
वो नहीं रहा एक कांटेक्ट, तो हमने ये संकल्प लिया कि 4 दिवस मानव ये अपना मेला करें हम, और उसमें सबके रहने खाने की व्यवस्था होगी 4 दिन तक, बेड टी से लेकर रात के खाने तक, और किसी लेडी ने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ गपशप करनी है, छुई बत्ता जिसे बोलते हैं ना कि छुई बत्ता लगाना हाँ। है ना। तो जी जी। वो फिर 4 दिवसीय हमने ये आयोजित किया, और वो बहुत बहुत ज्यादा उसको सफलता प्राप्त हुई, और जो व्यक्तिगत तौर पे हर बहन को, हर बुआ को जो था फोन करके आमंत्रित किया गया, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही भावनात्मक अनुभव था कि जब उनको विदा किया हमने कुछ छोटी सी सौगात देकर और ये करके, तो वो मतलब रोई वो कि भाई ये तुम लोगों ने हमारे बारे में सोचा। तो जी इसलिए धर्म सिंह जी ने जो बोला वो उससे ये होता है कि फिर हमारा गांव में आने पर एक सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व बन जाता है, और एक कोई ना कोई छोटा मोटा प्रयास जो है वो हो जाता है अपने आप ही। जी जी जी। अपने आप ही वो डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं। अब इसको हम स्लोली एग्रो टूरिज्म में करेक्ट। हो सकता है कनेक्ट। आपने बोला गोरखनाथ जी का टेम्पल है, 4 दिन का मेला हो रहा है। और यही एक चीज कुछ सालों से हो भी रही है कि गर्मियों में सब जाते हैं, पूजा करते हैं, लोग आते हैं। बट धीरे धीरे उनको हम, जैसा आपने बोला, आप मई में करते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। जी जून में तो सब जाते हैं, मई में हमारे लिए एक ऑप्शन है। इसी तरह किसी और मंथ में कुछ और प्रोग्राम हो रहे हैं, तो जब जाएंगे, यहाँ से लोग भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट भी डालेगा। और कल्चर तो हमारा रिच है, अब बिल्कुल उसको बिल्कुल। कैसे मेंटेन भी करना है और लाइव भी रखना है, ये सब प्रोग्राम्स तो होंगे। तो बिल्कुल आपने बोला, धर्म सिंह जी का बहुत वैलिड पॉइंट है, और शायद अपने अपने प्रयासों से हम सब करेंगे। इनबिट नरेंद्र रावत जी का भी एक कमेंट था कि सराहनीय प्रयास। बिल्कुल सराहनीय प्रयास तो है ही आशुतोष जी का, क्योंकि मैं भी पर्सनली अगर बोलूँ तो वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन है कि हम कॉर्पोरेट लाइफ बोलिए, वर्ल्ड बोलिए, चाहे कितना भी टायर्ड हो जाए, बहुत टफ होता है ऐसा डिसीजन कि हम छोड़ के वापस जाके करने की कोशिश करें। मे बी लॉन्ग रन में बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो, बट बोलने और करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो वास्तव जी ने एक मिसाल कायम की है। ऐसे कुछ और भी लोग पहले भी जिनसे हमने बात की थी वो भी हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं धात की तरफ से, धात हरेला गांव की टीम की तरफ से, कि बहुत सक्सेसफुल हो और सबको प्रेरणा मिले उससे। इसी कड़ी में आशुतोष जी, एक ये भी एक मेरे बात करते करते दिमाग में एक मतलब प्रश्न आया कि जैसे आप काफी चीजें अपने आप कर रहे हैं और वहीं प्रोसेस कर रहे हैं, बेसिकली वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और जो अदर मतलब फार्मर्स हैं या और गांव के लोग हैं जो उनके पास अगर ये सब सामान है, आप उनसे भी लेते हैं या अभी वो लेवल की जरूरत नहीं पड़ी, मे बी फ्यूचर में लेंगे? तो ये काफी हमारे किसान भाई देख रहे होंगे, या ऑलरेडी हमें पता है वो काफी चीजें करते हैं, मतलब कई बार होता है वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बोला सेल नहीं हो पा रहा। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। हाँ जी, क्योंकि ये अभी हमने हमारा फर्स्ट पहला प्रोडक्शन था, ये जुलाई 2024 से शुरू किया था, तो उसने स्वतः ही एक एक इस प्रक्रिया को जन्म दे दिया कि हम कच्चे माल के लिए जो है जहां जहां भी जो साधन है, जो स्रोत है, उनको हम अप्रोच करें। तो इसमें ये था कि आम तो हमको हमारे ही गांव में मिल गया था अपने लोगों से, और जी कटहल की समस्या आ गई थी, तो फिर जो हमारे नजदीक में गांव है सिलवाड़, फिर वहां पता किया हमने, तो इस प्रकार से उनके भी ये होता था कि वो कोई खाता नहीं था, वे बर्बाद हो जाते थे। तो उनके साथ फिर एक पहले मौखिक एक तय हुआ उनके साथ कि भाई इस बार के लिए जो है मेरे को चाहिए, और फिर अगली बार से हर साल जो है मैं ही ले जाऊंगा, और इसका फिर मैं आप लोगों को भुगतान करूंगा मैं। तो वो एक एक प्रक्रिया ने जन्म ले लिया। अभी जैसे आंवले का मौसम जो है वो अभी था, तो उसमें भी फिर ये हुआ कि भाई आंवले के पेड़ कहाँ कहाँ हैं, तो इस प्रकार से हमने पता किया, तो जिस घर में थे उनके लिए वो एक एक आय का जरिया हो गया। तो साथ में फिर अब जो है मैसेज ये भी डाल दिया हमने अपना जो हमारा क्षेत्र समूह है कि जिसके पास सूखी हल्दी है वो संपर्क करे। तो ये जो चीजें हैं, तो अब वो अपने आप ही जो है वो डॉट्स जुड़ने लगते हैं कि भाई हाँ, जो आवश्यकता है उसके लिए जो है उतने उन लोगों को अपने साथ जोड़ दिया हम्म। जाए, और भविष्य के लिए जो है एक एक
स्थिर रॉ मटेरियल सप्लाई की, तो ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर वो उसमें और ज्यादा बेनिफिशियरी जो है, लाभार्थी जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। तो प्रयास यही है कि जो व्यर्थ जाने वाले जो साधन हमारे जो प्राकृतिक साधन है उनको प्रयोग में लाया जाए। गुरियाल जो है, गुरियाल का अचार अपने आप में दुर्लभ हुआ, तो अब गुरियाल हमने ढूंढना शुरू कर दिया, तो गुरियाल जी का अचार जो है मौसम में जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है इसमें जो है बहुत बड़ा क्षेत्र फील्ड है, ये डोमेन है, और इसको धीरे समय के साथ जो है हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। बहुत अच्छा। तो इन समरी आप अभी तो कुछ साल हुए हैं और एक सर्टेन लेवल तक आ गए हैं, तो जो जो चीजें की जरूरत पड़ रही है आप मैसेज भी कर रहे हैं और लोग अप्रोच कर रहे हैं, और जो लोग दे सकते हैं वो आपको अप्रोच करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जहां आपकी नीड है और उनके पास भी पड़ा है। हाँ जी। जी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम काफी लोगों से जब बात करते हैं तो ऐसा भी कुछ हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनसे कनेक्ट हुए तो पता लगता है कि समान है, तो वो भी एक अब विन विन हरीश जी, सिचुएशन हो जाए। एक बड़ी रोचक परिस्थिति पैदा हो गई कि अपने अचार में कोई एक स्पेशल फ्लेवर लाने के लिए जो मुर्रिया, कभी एक पौधा हमारे घर के आगे लगा रहता था और हम उसी से ही अपनी चटनियां बनाते थे, अब परिस्थिति ये पैदा हो गई है कि मुर्रिया की खेती करना जरूरी हो गया है। क्योंकि क्योंकि अब जब वॉल्यूम बढ़ेंगे तो हमें मुर्रिया बाजार में भी नहीं मिलता है, आपको अपनी ही खेती करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो वो नई जी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो फिर वो नए प्रकार की खेती भी करनी पड़ जाएगी आपको। जी जी जी। इसी हाँ बीच जी। में विजय बड़ोला जी ने बोला है सुंदर प्रस्तुति, बिल्कुल। आशुतोष जी के ने तो सबको फैन बना दिया है, और काफी लोग इस दिशा में आगे सपोर्ट करने के लिए भी आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, कुछ करें। आशा करता हूँ आशुतोष जी जैसे एक्सपीरियंस पर्सनालिटी को इस प्लेटफॉर्म में लाकर हम सभी को कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र रावत जी। और मे बी आपके लिए एक और चैलेंज होगा या जिम्मेदारी बढ़ेगी कि इन प्रोडक्ट्स को भी हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें, हरेला गांव के थ्रू भी और एनसीआर में भी, जिससे कि ये जो चेन है वो आगे बढ़ती चली जाए। इस सब के साथ आशुतोष जी, आपने जो लगभग सारे सेशंस में, यह एक जनरल बात होती है, पानी का भी आपने प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात की, और यही फर्क पड़ता है जब आपने बोला कि आप बहुत स्टडी करने के बाद आप मैदान में आए, जिससे कि अपनी तरफ से कि सक्सेस रहे, सक्सेस रेट बढ़े। जो एक सभी लोग बोलते हैं, बंदर, जानवर, ये सब आपने पॉइंट टच नहीं किया था, और अभी धीरे धीरे मैं भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि सारे लोग बोलते हैं और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम तो है और सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे। आपने, मैं तो सिंपल ये पूछूंगी, आपने उसके लिए क्या सोल्यूशन किया, क्योंकि आपने उसका जिक्र ही नहीं किया है, या कैसे उसको हाँ, काउंटर किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो उसके अनुकूलन कर लें आप उसके अनुसार। तो इसलिए जो है लेमन ग्रास लगाई गई, क्योंकि उसमें जानवर का प्रकोप जो है वो काम नहीं करता। लेमन ग्रास जो है वो एक अपने आप में जो है एक बाढ़ का भी काम करती है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपके गांव में आपकी अपनी खेती है, सब्जियां हैं, तो लेमन ग्रास की जो गंध होती है वो जानवरों को आपकी सब्जियों की गंध से वो करती है, वो ओवरलैप कर देती है। तो ओके। इसलिए ही हमने पहले जो था एक लेमन ग्रास का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि वो जानवरों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। और हल्दी वगैरह जो है उसमें भी कोई प्रभाव नहीं होता, प्रकोप हमारे यहाँ भी है। लेकिन ये था कि अ, एक इतने बड़े क्षेत्रफल में आप 18 हेक्टेयर में आप अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर उस चुनौती के अनुसार जो है आप खेती बाड़ी सेलेक्ट करें। मैं इसमें बारे में एक एक ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक क्षेत्र में जो ये तार बाड़ होती है करंट वाली, जिसका कि वो पल्स वाला करंट होता है, उसको भी ये था कि अपने ही अपना ही जो माल मंगवा के, तारे मंगवा के, बॉक्स मंगवा के और लकड़ी वगैरह लगाकर एक क्षेत्र को कवर किया था और उससे जानवरों को आने से रोका था। तो जो कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो क्षेत्रफल अगर मैं देता तो वो मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए
का एस्टीमेट बता रहे थे, जिसको कि मैंने 8,000 रुपए में काम कर दिया ओह! था खुद ही। तो हाँ जी, तो अच्छा। इसलिए ये होता है कि बहुत कुछ जो है आपको करना पड़ेगा। आप चुनौतियों में जो है, अगर मेरे को सारे अपने जो फार्म मशीनरी मेरे पास है, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, स्पार्क प्लग से लेकर, ऑयल से लेकर, फिर आपको कमर कस के फिर आपको कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो वरना हुँ। आपको एक नट बोल्ट भी जो है वो इतना हाँ, हाँ। परेशान करेगा कि आप गाँव छोड़ के भाग जाएँगे, अगर जी, इन जी, चीज़ों जी। के लिए। हाँ जी। तो इसलिए है, पूरी व्यवस्था जो है आपको करनी पड़ेगी, और तब फिर आप गाँव में आकर कोई उपक्रम, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, खेती-बाड़ी के लिए भी अगर आप फार्म मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसके सारे जो है सर्विसिंग वगैरह काफ़ी हद तक खुद ही देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। और उम, ये चीज़ है कि टेक्निकल उसमें भी जो है आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। और जी, जहाँ तक पशुओं का प्रकोप है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर खुद इन्वॉल्व होंगे और खुद ही जो है इन चीज़ों का संचालन करेंगे, तो आप अपनी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम कर सकते हैं, और अपनी खेती-बाड़ी कर सकते हैं आप। और जैसा आपने बोला लेमन ग्रास और शायद गेंदे के लिए भी बोलते हैं मतलब गेंदे के फूल से बता ये छोटे-छोटे मतलब टैक्टिस बोलिए या एफर्ट इनसे भी कुछ तो फ़र्क पड़ जाएगा, जो जैसा आप बोल रहे हैं। इन्वॉल्व भी होंगे, ऐसी चीज़ें लगाएँगे तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ जाएगा कि जानवर कम आए। जिस तरह से आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उससे पता लग रहा है। हाँ जी, या तो फिर आप तार-बाड़ की व्यवस्था कर दें, अगर नहीं हो सकता है तो हुँ, उसके अनुकूल आप फिर कोई फसल चुन लें आप, कॉमर्शियल हुँ, उस पर्पज़ के लिए। तो जी। वो इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपको चुनौतियों का जो है सारा पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, हुँ, और फिर उसके अनुसार आपको उसके सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि भई हाँ, कैसे उसको जो है आपने मैनेज करना है। ओके। और जैसे रॉ मटेरियल की मैंने आपसे मतलब रिक्वेस्ट किया था या पूछा था कि अगर आपको कुछ फार्मर देना चाहें। इसी तरह जो अगर कुछ ऐसे जो हमारे ग्रुप्स या हमारे मतलब जो फार्मर्स हैं हमारे या हमारे साथी लोग हैं या फंची जैसे आपने सुना होगा फंची जो धात का फंची जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हाँ हम जी, अपने हाँ लोगों जी। के साथ जुड़ के बेच तो उसमें भी आप मतलब अगर कोई आपको अप्रोच करे तो आपको लगता है कि वो ठीक है अप्रोच या आप उनको बिल्कुल, सामान देना बिल्कुल। चाहेंगे सेलिंग में? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली में सबसे बड़ी समस्या ये है, और ये आपने एक नया विषय जो है वो छू दिया, कि जो पिछले 3 साल से जो मैंने अनुभव किया, वो ये था हुँ, कि कोई क्रेता-विक्रेता, बायर सप्लायर का कोई मंच नहीं है। और जो सरकारी विभाग हैं अगर ब्लॉक स्तर में भी, तो उसमें पता ही नहीं है, अगर मुझे अदरक चाहिए तो मुझे पता नहीं है कि पास के ही गाँव में जो है वो कोई अदरक बेचने के लिए खरीदार ढूँढ रहा है, और जो खरीदना चाहता है वो बेचने वाले को ढूँढ रहा है, और जबकि वो उसी ब्लॉक के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई मंच है नहीं सरकारी तंत्र की तरफ से, तो इसलिए जो है धात का ये बहुत बड़ा योगदान है कि इस प्रकार का मंच जो कि बायर सप्लायर को एक टेबल पर लाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्याओं को जो है निराकरण कर देता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा ये। जी, चलिए आप ये आपने बोला आपका आपका नहीं हमारा है, आप भी उसी पार्ट के टीम में हम सब लोग उसी के हैं और सब हाँ थोड़ा-थोड़ा जी, हाँ एफर्ट जी। करेंगे तो काफ़ी कुछ होगा। जैसे हम देखें तो एक 1 साल की जर्नी में हरेला गाँव में काफ़ी डॉट्स कनेक्ट हुए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अगर पौड़ी के आस-पास बोलें तो कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली, ओखला, किरसू रुद्रप्रयाग और कहीं न कहीं एक-दूसरे से का सपोर्ट हो रहा है। जो कुछ लोग चाहे वो बाहर से आके कर रहे हैं, चाहे वहाँ कर रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा जब ये डॉट्स कनेक्ट होंगे। और आपने बिल्कुल ठीक बोला बायर सप्लायर सभी एक ही जगह मिलेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी। इन सब के साथ आशु जी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जब ऐसे काम करते हैं, आप इनिशियली बता भी रहे थे, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आपको क्या लगता है ब्रेक इवन बोलें या फ्यूचर में प्रॉफिट का बोलें तो या आज की डेट में जो रेवेन्यू है, कहाँ तक पहुँचा है? थोड़ा अगर उस इकोनॉमिक्स को बताएँगे तो कुछ और लोगों को जो बड़ा करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ पता लगेगा। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि एक उद्यमी का जो एक गुण होता है, और वो एक बिज़नेस की पढ़ाई में बताया भी जाता है कि टॉलरेंस टुवर्ड्स रिस्क।
तो उसमें ये है कि आप सामान्यतः ये मानकर चलें कि अगर आप बहुत सही रास्ते पर हैं तो 3 साल, कम से कम 3 साल, 3 से 5 साल जो है आपको रिटर्न्स आने में लगेगा। तो 3 साल तक आप में जो है वो एक संयम और एक सहनशीलता जो है वो एक, ये मैं तो स्टेटिस्टिकल फिगर्स में आपको बता रहा हूं मैं कि वो होना चाहिए। और उसी आधार पे जो था मैं संयम के साथ काम किया। और जैसे मैंने आपको अपने फूड प्रोसेसिंग का बताया, तो जुलाई से जैसे हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लग गए, तो उसमें एक 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 क्लियर रोड मैप जो है वो दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है कि 4-5 साल में जो होगा हम लोग उसको अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो एक ब्रेक इवन से ऊपर आ जाएंगे। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसमें अब तक मेरा लगभग 60 lakhs के करीब जो है मेरा लग चुका है, जिसमें कि मेरा परमानेंट वहां पे अपना रहना खाना और सारी वो भी कॉस्टिंग में जाता है। फिर साथ में फार्म मशीनरी और जो अपना प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, डिस्टिलेशन प्लांट वगैरह वगैरह। लेकिन इससे आप हतोत्साहित ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि आप एक अपने जो अपनी बैंडविड्थ है, अपनी सहनशीलता के अंतर्गत एक छोटे स्तर से आप एक वो करें और उसको फिर री इन्वेस्ट करें आप उसके मुनाफे को। तो आप कोई भी बिजनेस जो है 10,000 के लेवल से स्टार्ट करें, फिर मुनाफा होता है तो उसको री इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करें, तो उसमें फिर आपको भी आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को अब जो है मेरा मार्केट में प्रोडक्ट जो है एक्सेप्टेबल हो गया है, तो अब जी, मैं इतने का चांस ले सकता हूँ। उसमें फिर आप सरकारी सहायता भी मैंने इसमें पूरी पूरी ली है, जिसमें कि आपको सरकारी योजनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत मेरी जो ये प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, इसमें 60% जो है वो सरकार की सब्सिडी का योगदान आपको प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी उसमें ये है कि वो आपको 3 साल बाद मिलेगी, तब तक के लिए वो आपका ही इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जो मैंने बताया उतना हुआ है, लेकिन उसके सब्सिडी के तौर पे फिर कुछ सालों के बाद मेरे को रिटर्न्स आने लगेंगे। उस दौरान जो है ये आत्मविश्वास हमें ये है कि हमारे प्रोडक्ट भी मार्केट से हमें मुनाफा देना शुरू कर देंगे। तो एक मोटा मोटा जो है एक ये मैं आपको दे रहा हूँ एक चित्र। जी। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल का हम एक पीरियड, 5 साल हायर साइड में रखते हैं कि अगर ठीक से चलता है, हम पूरे प्लान से करते हैं, तो इतना पीरियड को हम माइंड में रख के चले कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं या पहुंच जाएंगे। और यस, डेडिकेटली इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए। और वो 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, 1 लाख से भी, बेस्ड ऑन जैसे आपने बोला कि एक कैपेसिटी अपने को बैलेंस बना के, डिस्टरबेंसेस ना हो, अकॉर्डिंगली हम आगे जा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि अगर आप एक इंडस्ट्री एक फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं तो उसमें तो ये सामान्य एक इतना अंतराल होता है। अगर आप अपना कोई कृषि उद्यम कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप फलों का भी लगा रहे हैं तो उसमें भी 3-4 साल लगेंगे फल हम्म। उत्पादन में। अगर आप सब्जी वगैरह का कर रहे हैं तो वो आपको उसी सीजन में फायदा दे देगा, तो आप उसको भी एक रणनीति के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं पॉली हाउस के जरिए, जिसमें कि आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स लगाएं। और उसमें ये है कि उसके आधार पे आप उसको आपको उसी सीजन में मिल जाएगा। लेकिन फिर ये है कि भाई हाँ, अगर आपको एक एक बड़े स्तर पे करना है तो फिर आपको उसमें आना पड़ेगा प्रोसेसिंग में, अगर आप प्रोसेसिंग के इच्छुक हैं तो। जी। और हमने रॉ मटेरियल की सप्लाई की बात करी, सेलिंग की। जैसे हम गांव में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फीमेल के ग्रुप्स हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो लोग अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी लगता है कि बढ़िया है उनकी, और वो वॉल्यूम भी दे सकते हैं, तो क्या आप उनसे भी मतलब टाई अप कर सकते हैं? वो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं अपना सामान देने के लिए? हाँ जी, अगर अगर रॉ मटेरियल की बात है तो जरूर, और अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात है तो उसमें फिर हम लोग जो है गुणवत्ता के मानक वगैरह पे चर्चा करके, और जिसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वो एक्चुअली में वो उस विकल्प को हमने बहुत अच्छी तरह से खोल के रखा हुआ है। और अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो वो परिस्थिति स्वाभाविक तौर पर ही उत्पन्न होगी जिसमें कि हम्म। हमें आउटसोर्सिंग जो है करनी पड़ेगी। अब जैसे एरोमेटिक में ये हो गया कि हमारे पास सिर्फ लेमन ग्रास ऑयल है, लेकिन अगर हमें रोजमेरी चाहिए, हमें
हमें मिंट चाहिए हमें, तो फिर वो आउटसोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सारे एरोमेटिक तो हम नहीं कर सकते ना। तो जी जी आउटसोर्सिंग जो है वो तो एक बहुत ही स्वाभाविक और एक अपने आप ही एक इस प्रगति क्रम में वो एक अपने आप ही एक विकल्प उत्पन्न हो जाता है। जी। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमारे फार्मर्स या अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जिनके जो इस क्लिप्स, इसको जो ये रिकॉर्डेड है बाद में भी देखा जा सकता है, तो आप लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान देके, अच्छी क्वालिटी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो जरूर आशु जी से अप्रोच कर सकते हैं। और बढ़िया रहेगा तो ये विन विन होगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अगर एक्सपेंशन करना है तो ये विकल्प तो खुले रखने ही पड़ेंगे। जी धर्म सिंह जगह फिर कमेंट आया, आपके जहां भी स्टॉल लगे ऑलवेज शेयर करें ताकि सभी लोगों को लाभ हो और हमारे किसान भाई आपसे सीख सकें। हाँ, ये अब आपको रिक्वेस्ट भी आने लग गया है आशुतोष जी। आपकी जी जिम्मेदारियां और बढ़ रही हाँ। हैं। हाँ, आपको स्टॉल जो है देहरादून में मिलेंगे, डोईवाला में मिलेंगे, और इधर पौड़ी साइड में आपको चमेठा सिसरडी में मिलेंगे, और उस पे कोटद्वार में। और इसमें निरंतर जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, मैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं। जी जी जी। इसी बीच मुदिता उनियाल जी, जो मतलब बाय प्रोफेशन एक टीचर है, प्रिंसिपल है, और सारे प्रोग्राम्स में धात के जो सपोर्ट भी करती हैं और इन्वॉल्व रहती हैं। उन्होंने भी बोला कि आशुतोष जी द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी, बिल्कुल काफी कुछ सीखने को मिला, पता लगा। इन सब के साथ आशुतोष जी 1 घंटा कैसे निकल गया ये पता ही नहीं लग रहा है, सच में। हाँ, और बिल्कुल। लग रहा है कि लंबे सेशन होना चाहिए था, बट समय का भी हमें जी ध्यान रखना ही होगा। अनिल उनियाल जी, सरकार टैंक की तरह यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के किसानों के लिए होना चाहिए, 1% मार्जिन पर। हाँ उनियाल जी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं सब के लिए लगता है हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं मिलके, और अलग अलग आइडिया से जैसे आपका एक विचार आया, तो ये भी सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ही है कि बायर, सप्लायर, किसान, या जो स्टार्टअप कर रहे हैं और जो सामाजिक सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सब मिलके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रयास चल रहा है। शुभम जी, मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप फिर कुछ फोटोग्राफ्स और एक दो वीडियो दिखा दीजिए, और उसके बाद फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे आज के प्रोग्राम को, जिससे कि कुछ लोग जो पहले नहीं जुड़ पाए थे या बाद में जुड़े, एक बार और देख लें। आशुतोष जी आप ही बता सकते हैं, शुभम जी पहले बैक कीजिए थोड़ा सा, आशुतोष जी एक एक करके बता देंगे, फिर हम आगे और चलते हैं। इसमें एक्चुअली आप देखेंगे बाईं तरफ जो है आपको ब्रह्मपुषा ट्रेडमार्क के अंडर जो है एरोमेटिक प्रोडक्ट दिखेगा। ये बिल्कुल सही टाइम पे ये पिक्चर लगाई आपने। जो मैंने आपको लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बताया था, आप देख सकते हैं उसमें कि वो एक डिफ्यूजर है, अंदर कैंडल है, और वो ऊपर जो है उसमें ऑयल की ड्रॉप्स पानी में डालते हैं तो सारे रूम में फ्रेग्रेंस आती है। तो ये जो है मेडिटेशन के लिए, जिम में, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी रूम में, और एक ओवरऑल वेलबींग वाला प्रोडक्ट है ये, तो उसको यहाँ दिखाया गया है। और जो हमारा लेमन ग्रास का जो बॉटल है वो, और इसको रीड स्टिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। और आपको राइट साइड में आपको घराट ट्रेडमार्क दिखेगा, जिसमें कि ये उस टाइम पे हमने आम और कटहल का अचार जो था इस प्रकार से हमने ब्रांडिंग करी थी। और साथ में लेमन ग्रास टी चर्चा में छूट गई कि लेमन ग्रास टी को भी हमने जो है फर्स्ट टाइम अक्टूबर में मार्केट में हमने लॉन्च किया था, और सरस मेला में जो था इसमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिली। तो ये फूड प्रोडक्ट जो है घराट में ये दिखाया गया, और आने वाले समय में ये इसमें रेंज बढ़ जाएगी हमारी। बीच में आप ओके देखेंगे ये एक स्टैंप सी लगा रखी है हमने पोस्ट ऑफिस की, उसमें हमने अपने गांव का एड्रेस लिखा हुआ है। तो उस ओके। चीज को हम प्रमोट कर रहे थे कि लोग जो देखें तो ये समझें कि भाई ये बिल्कुल गांव से आया है, और हमारे गांव का नाम भी जो है एक वो लोगों की एक उसमें संज्ञान में आए। जी बहुत अच्छा। और ये धाद के जो हरेला गांव के कॉन्सर्ट में भी, अगर आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, जो भी आइटम, जैसे कभी माल्टा, कभी सेब, तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस गांव से, और ये लोग कर रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल वहाँ की लोकल लोकेशन को, गांव को एक ब्रांड मिले और जेन्युइनिटी सबको पता लगे कि यहाँ से आ रहा है।
तो हमारा भी उसी लाइन में एक कोशिश रहती है। या शुभम जी, जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखेंगे आप, ये लेमन ग्रास टी है हमारी। और बगल में हमने वही था कि हमारे पास जो लेमन ग्रास ऑयल है, इसका हमने फैब्रिक रोल ऑन भी बना दिया। प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसके यूजेस हमने अलग अलग करके उसको एक एक यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी है। ये रोल ऑन जो है, बच्चे खेलने जाते हैं गर्मियों में तो एक मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। और कपड़ों में रब कर दिया आपने तो खुशबू भी आती है। और ये है कि आप केमिकल्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यही दिखाया गया, और साथ में डिफ्यूजर पॉट है ये। ओके, बहुत अच्छा। शुभम जी, एक दो वीडियोस दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले आएंगे, जो वीडियोस थी। फैसिलिटी है यहाँ पे। बिल्कुल साफ़ सफाई हम लोग मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। और ये जो है हमारे पैक्ड स्टॉक है, अभी इसमें लेबलिंग बची है। और ये है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये अभी सेमी फिनिश्ड है। ये आज का ताज़ा बना हुआ है। और हम अपने ही मसाले जो हैं, खड़े मसाले पीसकर, लाल मिर्च है, मेथी हो गई, सौंफ हो गई, ये सब पीसकर खुद ये जब छोटा बैच बनाते हैं तो तब हम ये ग्राइंडर यूज़ करते हैं। और इसमें जो है हम हल्दी वगैरह पीसते हैं अपनी, जब जब ज़्यादा स्टॉक होता है, ज़्यादा बैच बनाना है तो हाई क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद शुभम जी, फटाफट जो पिक्चर्स और वीडियोस आपने दिखाई। और देखते देखते आशुतोष जी, 1 घंटा से ऊपर हो गया है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि टाइम भी देखें, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसलिए हमने 6 to 7 पे नहीं लिखा था कि हम जो बाय डिफॉल्ट कमिटमेंट पूरा ना करें। तो मुझे लग रहा था ये ज्यादा जाएगा सेशन। अब आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट और लास्ट मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा कि आपको जो धाद हरेला गांव का ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोशिश होती है कि हम उन लोगों से कनेक्ट करें जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गाँव को हरा भराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में फंची, जो अलग से धात का ये कोऑपरेटिव भी बना दिया गया है, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके थ्रू इन प्रोडक्ट्स को मार्केट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस विचार के बारे में आपका व्यूज और सजेशंस। नहीं, ये तो एक एक ऐसा मंच है जिसके बारे में कि जिनको नहीं पता है तो वो पहले से ही जो है एक एक दिशा की तलाश कर रहे हैं कि भाई ऐसा कोई हमको साधन मिले जो कि हमको बाजार तक पहुंचाने में सहायता करे। और साथ में एक थिंक टैंक की तरह जो है, यदि हम अपने उद्यम हम
उद्यम में कोई चुनौती अनुभव कर रहे हैं तो कोई मार्गदर्शन करे। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि धाद ने जो है ऐसा मंच उपलब्ध कराकर जो है एक अंधे की लाठी वाला जो एक मुहावरा होता है वो एक साकार किया है, और जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ कि मेरे लिए भी जो है कई अवसर और कई विकल्प जो हैं धात के द्वारा उपलब्ध हो गए हैं, और वैसे ही बाकी जो इस मंच में है उन सबके लिए। तो ये तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही जो है एक नदी को पार कर सकते हैं। और जिस चीज की अपेक्षा हम तंत्र से करते हैं, सरकारी तंत्र से, उनकी अपनी सीमाएं हैं, एक समय सीमा है उनकी, एक अपनी एक एक प्राकृतिक जो है गति है। तो उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों को नागरिकों को, प्राइवेट एजेंसीज को मिलकर कुछ कोई ना कोई इस प्रकार का जो है संस्था उपलब्ध करानी पड़ेगी, जिससे कि जिन लोगों को एक दिशा की आवश्यकता है उनको दिशा मिले। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ धात को भी, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हैं कि वो लोग जागरूक हैं। एक उनके हृदय में वेदना है अपने पहाड़ के प्रति, इसलिए वो इस जी। मंच में जुड़े हैं। और लगता है थोड़ा नेटवर्क फिर गया है आशुतोष जी। बीच में या फोन कॉल आ गई थी, तो मेरे ख्याल से जी। जो है इस विषय में मेरी यही प्रतिक्रिया है। और हम सबको मिलकर जो है उत्तराखंड को सबल बनाना है, सक्षम बनाना है, और अपने गांव को जो है साथ में आगे बढ़ाना है। जी। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और इस तरह सब व्यूवर्स को भी और जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि धाद हरेला गांव जो एक प्रयास है, ये गाँव में या जो हमारे भाई-बहन या हम लोग जो भी कुछ एक एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो डटे हुए हैं वहाँ या वापस जाके डट रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की एक कोशिश है। और ये प्योरली एक सामाजिक सहयोग से चल रहा है, जिसमें जैसे आशुतोष जी ने बोला, जो लोग देख रहे हैं या जिनके मन में वहाँ करने के लिए कुछ है, वेदना है, इच्छा है, ऐसे लोगों के सहयोग से, ऐसे लोगों के विचारों से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसमें जो हमारे भाई-बहन किसान लोग हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताया जाए। बीच-बीच में हम जो सेलिंग का वर्कशॉप भी करते हैं, जैसे बीच में माल्टा का पूरा महीना चला, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इससे पहले सेब के ऊपर था, और आगे कुछ वर्कशॉप्स करने के भी प्लान है। जो प्रयास हम कर सकते हैं, उसकी कोशिश है हरेला गाँव धात के थ्रू। इसी कड़ी में जो फंची है, धात का एक कोऑपरेटिव है, जो सेपरेटली किसानों के प्रोडक्ट्स को लेके और उनको भी जो सहयोगी हैं, जो धात के मेंबर्स हैं या अदरवाइज़ हैं, उनको सेलिंग करने की एक प्रयास करता है। और पूरा प्रयास जो है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ऑन सोशल सपोर्ट के थ्रू है, हम लोग मिलके कोशिश करते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसी दिशा में और अच्छे से आगे बढ़ते जाएँ। इन सब के साथ हाथ के कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कोना कक्षा का, जो स्कूल्स में कुछ बुक्स एलोकेट की जाती हैं, दी जाती हैं, और लगभग 1000 कोने, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1000 स्कूलों में बुक्स जा चुकी हैं। मतलब एक कल्चरल चेंज की कोशिश है कि बच्चे पढ़ें, और बुक बहुत ही छाँट के दी जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी बुक फेयर में टीम आई, जो देहरादून से आए, उन्होंने वहाँ टाइम दिया, समझने की कोशिश की कि और अच्छी बुक्स हैं। इस तरह पुनरुत्थान का कार्यक्रम है, जिसमें जिन बच्चों के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो चुका है, ट्रेजेडी हो चुकी है, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है या आपदा में कुछ हुआ है, उनको भी धात से जुड़े हुए बहुत ही जो दिल के अच्छे लोग हैं या कुछ करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने उन बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। उनकी पढ़ाई में पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, उसी में ये हरेला गाँव धात भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, करें, और जो हमसे हो सकता है, उस प्रयास को मिलकर आगे बढ़ाएँ। इसी तरह अगर वॉलंटियर्स हैं, जो लोग इससे जुड़ के, चाहे वो अपना समय दे सकते हैं, कोई कॉलिंग कर सकता है, कोई जिसको अच्छी नॉलेज है, वो कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि केवल खेती से नहीं है। जैसे आशुतोष जी ने बोला लॉजिस्टिक्स है, कोई वेयर हाउसिंग का है, कोई मार्केटिंग का है। वो इन्फॉर्मेशन भी या वो नॉलेज भी
हमारे जो गाँव तक जाना ज़रूरी है। तो अलग-अलग फ़ील्ड के लोग भी हैं, जिनको लगता है कि वो कुछ टाइम दे सकते हैं, चाहे ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, जो ज़रूर मदद करेगा और हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन सब के साथ ही आप सबका धन्यवाद जो देख रहे हैं। आशु जी, एक बार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, ऑल द बेस्ट। सर और हम आप चाहेंगे सबका कि धन्यवाद। जी, ये ब्रेक इवन या प्रॉफिट और जल्दी आए और आपकी हम डिमांड इतनी बढ़े कि आपको सारे गांव में अगल-बगल के जाने के और ये बोलना पड़े कि मुझे जल्दी दीजिए। यही हम इसी विश के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।